बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। पद्मावत गड़बड़ के दौरान रिलीज हो गई है। पद्मावत को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की साफ हिदायत के बावजूद इस हुक्म को मानने से राजपूत तंजीमों का इनकार और बड़े पैमाने पर मुजाहरे, तोड़ फोड़ और आगजनी के वाकयात से यह सवाल पैदा हो रहा है कि क्या हिंदुस्तान में कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही और क्या हम एक लॉलेस स्टेट बनते जा रहे हैं। हैरत की बात यह है कि हर छोटे बड़े मौजू और मसले पर ट्वीट करने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी भी इन हालात पर अब तक खामोश हैं। इस खबर के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस। सख्त सिक्योरिटी में पद्मावत रिलीज, कई जगह गड़बड़, स्कूल बस पर हमले के लिए 18 गिरफ्तार। मुसलमानों और दलितों के बाद बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। गुरगांव वाक़े पर केजरीवाल का सख्त बयान। क्या 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों के लिए है? असद ओवैसी का सवाल। अफरीन ऑपरेशन का खतरनाक मोड़, मनबिज में अमेरिका और तुर्की की फौजें आमने सामने। सीरिया बहरान को हल करने के लिए वियना में बातचीत। अपोजिशन ने कहा बशार हुकूमत संजीदा नहीं है। यरूशलेम मसला हल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। डाउस में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला की वार्निंग। लबनान के लिए सबसे बड़ा खतरा इसराइल है, साद हरीरी का इल्जाम। कहा यहूदी मुल्क के पास फलस्तीनियों के साथ अमन के सिवा कोई रास्ता नहीं। नेतन्याहू पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जाएंगे। यरूशलेम, सीरिया और ईरान एजेंडे में शामिल। खातून एथलीट्स का जिनसी इस्तेहसाल करने पर अमरीकी डॉक्टर को 175 साल जेल की सजा सुनाई गई। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरिया की। सीरिया के अफरीन में तुर्की के ऑपरेशन के बाद अब अमेरिका और तुर्की के दरमियान फौजी टकराव के अंदेशे पैदा होते जा रहे हैं। अमेरिका की मदद रखने वाले कुर्द सिपाहियों को मनबिज टाउन में महाज जंग पर तैनात कर दिया गया है। हाल ही में तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने इशारा दिया था कि अफरीन के बाद वो मनबिज में फौजी ऑपरेशन करेंगे। मनबिज अफरीन से कोई 100 किलोमीटर दूर है, जहां पर अमेरिका के सिपाही तैनात हैं और इन सिपाहियों को आईएसआईएस से निमटने के नाम पर तैनात किया गया था। अगर तुर्क सिपाहियों और अमेरिकी फौजियों के दरमियान कोई टकराव होता है तो यह मैदान जंग में नाटो के इत्तेहादियों के दरमियान टकराव होगा। मनबिज में अमेरिकी फौज ने बताया कि उसके सिपाहियों को किसी भी हमले के खिलाफ बचाव का हक हासिल है और वो ऐसा करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमेरिकी फौजों के तर्जुमान कर्नल रियान डेलोन ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हम चौकस हैं, इत्तेहादी फौजी उस इलाके में हैं जिसके बचाव का उन्हें हक हासिल है और ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा करेंगे। इस दौरान अमेरिका की मदद रखने वाली YPG के तर्जुमान शरफान दरवेश ने कहा कि उनकी फोर्सेस तुर्क सिपाहियों से मुकाबला करने के लिए तैयारियां कर रही हैं। कुर्दों की फौज के तर्जुमान ने कहा कि हम किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार हैं और यकीनन हम आलमी इत्तेहादियों के साथ तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। इन हालात में चारशंबे के दिन तैयब एर्दोगान और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। खबरों में कहा गया कि ट्रंप ने मौजूदा हालात पर तुर्की की जारहाना बयानबाजियों पर फिक्रमंदी का इजहार किया और एहतियात बरतने का मशवरा दिया ताकि अमेरिका और तुर्की के सिपाहियों के दरमियान कोई लड़ाई ना हो जाए। व्हाइट हाउस के एक बयान में कहा गया कि ट्रंप ने तुर्की से कहा कि वो तनाव कम करे, अपनी फौजी कार्रवाइयां महदूद करे, सिविलियन हलाकतों को टाले और लोगों को बेघर होने से रोके। उन्होंने तुर्की से कहा कि वो किसी भी ऐसी कार्रवाई को टाले जिनसे तुर्की और अमेरिका के सिपाहियों के दरमियान फौजी टकराव का अंदेशा पैदा होता है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि अफरीन की लड़ाई में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ, कई सिविलियंस भी लड़ाई की जद में आकर हलाक हो गए।
इस दौरान तुर्की के ओहदेदारों ने डोनाल्ड ट्रंप और एर्दोगान की बातचीत के बारे में अलग तरह की सफाई दी है। तुर्की के एक ओहदेदार के हवाले से अल जजीरा चैनल ने बताया कि व्हाइट हाउस ने बातचीत के बारे में जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। ओहदेदार ने कहा कि ट्रंप ने अफरीन में फौजी ऑपरेशन के बारे में कोई तशवीश जाहिर नहीं की। दोनों लीडर्स ने ऑपरेशन शाख जैतून के बारे में बातचीत की और ख्यालात का तबादला सिर्फ वहीं तक महदूद रहा। ऑस्ट्रिया के दारुल वियना में सीरिया बहरान को हल करने के लिए बातचीत का एक और दौर शुरू हुआ। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह 7 साल से जारी बहरान को हल करने के लिए एक आखिरी मौका और उम्मीद की किरण है। सीरियन हुकूमत और अपोजिशन के नुमाइंदे इस बातचीत में हिस्सा ले रहे हैं जो यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदे स्टाफन डी मस्तूरा की कोशिशों से हो रही है। मस्तूरा ने कहा कि यह अमन के हवाले से बहुत नाजुक लम्हा है। मुझे उम्मीद है कि इससे आगे की तरफ बढ़ने का रास्ता मिलेगा। इस दौरान पेरिस में फ्रांस के वजीर खारजा ने कहा कि सीरिया बहरान को हल करने का रास्ता तलाश करने के लिए यह आखिरी उम्मीद है। इससे पहले दिसंबर के महीने में जेनीवा में बातचीत हुई थी जो नाकाम हो गई। सीरियन हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान उबूरी हुकूमत में सदर बशर अल असद के रोल के बारे में इख्तलाफात पाए जाते हैं। वियना बातचीत के मौके पर अपोजिशन के नुमाइंदे नसर हरीरी ने कहा कि हम उबूरी इंतजाम के तमाम पहलुओं के बारे में बातचीत के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद की बुनियाद पर नया दस्तूर बनाना चाहिए और इलेक्शंस होने चाहिए। उन्होंने अंदेशा जाहिर किया कि सीरिया की हुकूमत संजीदा नहीं है। उन्होंने कहा कि हम बातचीत की मेज पर हुकूमत के असल इरादों और नीयत की जांच करेंगे, लेकिन हमें डर है कि हुकूमत और उसके स्पॉन्सर समझते हैं कि इस मसले का सिर्फ फौजी हल है, सियासी हल नहीं है। अपोजिशन के नुमाइंदे ने कहा कि वो अभी सीरिया के सूची शहर में कुछ दिन बाद होने वाली बातचीत में हिस्सा लेने के ताल्लुक से गौर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वियना इस हवाले से काफ़ी अहम है कि क्या हुकूमत बातचीत के लिए संजीदा है और क्या सूची बातचीत इस लायक है कि वहाँ शिरकत की जाए। उन्होंने कहा कि हमें अब तक सूची के एजेंडे के बारे में कोई खबर नहीं है। कतर रशिया से S-400 मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम हासिल करने के बारे में कोशिशें कर रहा है। रशिया में कतर के सफीर ने यह बात बताई। रशिया की तास न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए फहाद बिन मोहम्मद अल अतिया ने कहा कि यह बातचीत काफी आगे के मरहले में है। कुवैत की हुकूमत ने सऊदी अरब से एहतजाज किया है। सऊदी रॉयल कोर्ट के एक सीनियर एडवाइजर ने कतर का दौरा करने वाले एक कुवैती वजीर पर सख्त तनकीद की थी और उनका ट्विटर पर मजाक उड़ाया था, जिस पर एहतजाज किया गया। लेबनान के वजीर आजम साद हरीर ने इसराइल को मुल्क के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया है। उन्होंने ये बातें कैसे वक्त कही जब हाल ही में ऐसे अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इसराइल लेबनान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का मंसूबा बना रहा है। स्विट्जरलैंड के डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर खिताब करते हुए साद हरीरी ने कहा कि मुझे जो वाहिद खतरा नजर आता है वो इसराइल है और ये हकीकी खतरा है। दूसरे भी चैलेंजेस हैं, लेकिन इसराइल अगर जंग करता है तो उसके असरात नाकाबिल बयान होंगे। इसराइल ने 2000 और 2006 में लेबनान पर 2 जंगें थोपी थीं, जिसके बाद हिजबुल्लाह ने इन जंगों के दौरान इसराइली फौज से सख्त मुकाबला किया था। इसराइल फलस्तीन मसले के बारे में साद हरीरी ने कहा कि इस मसले का वाहिद हल यह है कि इसराइल फलस्तीनियों के साथ अमन कायम करे। उन्होंने कहा कि अगर आप अमन चाहते हैं तो आपको दूसरे को कबूल करना पड़ेगा और बातचीत करनी पड़ेगी, इसके बगैर अमन कायम नहीं हो सकता। अल-कुद्स को इसराइल का दारुल तस्लीम करने के अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के बारे में साद हरीरी ने कहा कि मुकद्दस शहर के बारे में लेबनान का नुक्ता नज़र बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ये मानती है कि अल-कुद्स इसराइल का नहीं है। रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन 29 जनवरी को मॉस्को में इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। क्रेमलिन के तर्जुमान ने यह बात बताई। नेतन्याहू एक ऐसे वक्त ये दौरा कर रहे हैं जब अल-कुद्स या यरूशलेम को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने के अमरीकी ऐलान पर काफी तनाव पाया जाता है और अमलन इसराइल फलस्तीन अमन का अमल ठप हो गया है। पता चला है कि नेतन्याहू के रशिया दौरे के दौरान सीरिया और ईरान भी एजेंडे में शामिल होंगे। नेतन्याहू इस मौके पर होलोकॉस्ट के बारे में होने वाली एक एग्जीबिशन में भी हिस्सा लेंगे। ओहदेदारों ने बताया कि नेतन्याहू ईरान न्यूक्लियर डील और इसराइल फलस्तीन मसले के बारे में बात करेंगे। ये दौरा कुछ घंटों का ही होगा। नेतन्याहू एक छोटे हवाई जहाज में मॉस्को जाएंगे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि यरूशलेम एक ऐसा शहर है जो हमें यकजा कर सकता है या हमें आग और खून की तरफ धकेल सकता है। वो अमेरिका की तरफ से यरूशलेम या अल-कुद्स को इसराइल का दारुल हुकूमत कबूल करने के अमेरिका के फैसले के बारे में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कहा कि यरूशलेम या अल-कुद्स इसराइलियों और फलस्तीनियों के दरमियान अमन समझौते का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ट्रंप के फैसले से मसाइल पैदा हुए हैं और इससे फलस्तीनियों को मायूसी हुई है और वो समझने लगे हैं कि अमेरिका एक ईमानदार मुसालहतकार नहीं है। उन्होंने कहा कि अल-कुद्स मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए मजहबी अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि हमें क्रिसमस के मौके पर पोप फ्रांसिस के पैगाम को याद रखना चाहिए, जिन्होंने उम्मीद जाहिर की थी कि यरूशलेम मसले से बातचीत के जरिए निमटना चाहिए।
जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने डावोस में कई आलमी लीडर से मुलाकातें की और कहा कि इसराइल फ़लस्तीन मसले का एक रियासती हल नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि हमें दो रियासती हल की तरफ देखना चाहिए। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने अरब बहार के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि इससे खित्ते में अरब इत्तेहाद के जज्बात पैदा हुए हैं और कौम परस्ती खत्म हो गई है। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने वार्निंग दी कि यरूशलेम के मसले को अगर हल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी तबाही आएगी, ऐसी तबाही जिसे हमने शायद कभी नहीं देखा होगा। अमेरिका के एक सीनियर सिफारतकार ने रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में एक आलमी मुशावरती पैनल से इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि यह पैनल एक दिखावा है, एक फरेब है। म्यांमार की हुकूमत ने यह पैनल बनाया था। उन्होंने कहा कि मुल्क की लीडर आंग सान सूची की खिदमत के लिए यह पैनल बनाया गया है। बिल रिचर्डसन साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन की हुकूमत में कैबिनेट के वजीर रह चुके। उन्होंने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से टेलीफोन पर बातचीत करते हुए पैनल से इस्तीफा देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि यह पैनल म्यांमार की हुकूमत की वाहवाही करने के लिए बनाया गया है। रिचर्डसन ने आंग सान सूची पर तनकीद करते हुए कहा कि वो रोहिंग्या बहरान के लिए दूसरों पर जिम्मेदारी थोप रही हैं और उनमें लाखों रोहिंग्या मुसलमानों की तकलीफों को कम करने के लिए जरूरी अखलाकी क़यादत की कमी है। ईरान ने बड़ी मकदार में बम और धमाकू चीजें जब्त करने का दावा किया है और कहा कि यह सऊदी अरब की साजिश है। ईरान की इंटेलिजेंस वजारत ने एक बयान में कहा कि एक ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 23 रिमोट कंट्रोल बम जब्त किए जिनका इस्तेमाल मुल्क के मशरकी हिस्सों में तबाही फैलाने के लिए किया जाने वाला था। वजारत ने कहा कि बमों और धमाकू चीजों की एक और खेप कुर्दिस्तान सूबे में जब्त की गई। बयान में कहा गया कि यह सामान एक अलहदगी पसंद ग्रुप से मरीवान टाउन में जब्त किया गया। बहरीन की सुप्रीम कोर्ट ने 11 इंसानी हकूक कारकुनों को मुल्क से बाहर करने का हुक्म दिया है जिनमें एक औरत भी शामिल है। 2012 में इन लोगों की कौमियत छीन ली गई थी। बहरीन की सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 100 दिनार का जुर्माना भी लगाया जो $267 होते हैं। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को वेनेजुएला के सदर निकोलास मदुरो ने एक बार फिर सदर बनने के लिए अपनी इलेक्शन मुहिम शुरू कर दी है और अमेरिका पर सख्त अल्फाज में तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अमेरिका वेनेजुएला के मामलात में दखल अंदाजी कर रहा है। मदुरो ने रिमार्क किया कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला के बॉस नहीं है। उन्होंने दारुल-हुकूमत कराकाज में एक रैली से खिताब करते हुए अपनी मुहिम शुरू की। अमेरिका की ओलंपिक टीम के एक साबिक डॉक्टर को कई बरसों तक एथलीट्स और मरीजों का जिनसी इस्तेहसाल करने पर 175 साल जेल की सजा सुनाई गई। 7 दिन की सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई गई। इस कार्रवाई के दौरान 156 मुतासरा एथलीट्स ने गवाही दी। इस डॉक्टर का नाम लैरी नासर है। लैरी नासर के खिलाफ बयान देने वालों में कई मशहूर एथलीट्स और जिमनास्ट शामिल है जिनमें साइमन बाइल्स, एली रेजमंड, गैबी डगलस, मैकेला मैरोनी शामिल है। एक एथलीट ने अपनी गवाही में कहा कि लैरी नासर ने मेरे भरोसे, मेरे जिस्म का गलत इस्तेमाल किया और मेरे दिमाग पर ऐसे दाग छोड़े जो कभी नहीं मिटेंगे। पहले से ही वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी केस में मुजरिम करार दिए जाने के बाद 60 साल जेल की सजा काट रहा है। उसने इलाज के बहाने इन खातून एथलीट्स का कई साल तक इस्तेहसाल किया था। जज रोजमेरी एथलीना ने सजा सुनाते हुए मुजरिम से कहा कि मैंने अभी अभी तुम्हारी मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं। ये मुकदमा मिशिगन की अदालत में चला। जज ने कहा कि तुम्हें सजा देकर मुझे खुशी हो रही है, तुम इस लायक नहीं कि कभी जेल से बाहर निकल सको। जज ने लोगों से कहा कि जब जिनसी इस्तेहसाल के कम से मुतासरीन शिकायत करते हैं तो आप उन पर भरोसा करें, वो किसी पर भी चाहे इल्ज़ाम लगा रहे हों। जज ने नासर से कहा कि तुम एक ऐसे आदमी हो जो इंतहाई गंदी ख्वाहिशें रखते हो और खुद गर्ज हो। नासर ने 7 लोगों के साथ ज्यादती का इकरार किया। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की एक टीम पाकिस्तान पहुंची जो आलमी इदारे की पाबंदियों पर अमलावरी का जायजा ले रही है। खबरों में कहा गया कि पाकिस्तान कमेटी को हाफिज सईद या उनके इदारों तक रसाई नहीं देगा। एक दिन पहले पाकिस्तान की अदालत ने हाफिज सईद को गिरफ्तार करने से रोक दिया था। जमातुद दावा चीफ हाफिज सईद को दिसंबर 2008 से सिक्योरिटी काउंसिल की पाबंदियों का सामना है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में इंडिया आसियान यादगारी समिट से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तान की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के मकसद बयान किया और दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों, सिक्योरिटी, ट्रेड और दूसरे शोबों में तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। 10 आसियान मुल्कों के लीडर्स ने इस समिट में हिस्सा लिया। इस समिट का मौजू मुश्तरका कदरें, मुश्तरका किस्मत था। दिल्ली में आसियान समिट से पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को ब्रुनाई के सुल्तान और दूसरे लीडर से मुलाकातें की। मोदी थाईलैंड के वज़ीर-ए-आज़म प्रयुत चान-ओ-चा, सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म ली सीन लॉन्ग और इंडोनेशिया के सदर जोको विडोडो से भी मिले। उन्होंने एक दिन पहले म्यांमार, वियतनाम और फिलिपाइन के लीडर से मुलाकातें की थी। पहली मरतबा 10 आसियान लीडर्स 26 जनवरी को रिपब्लिक डे परेड में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हिस्सा लेने वाले हैं।
इस दौरान आसियान के चेयरमैन और सिंगापुर के वजीर आजम ने कहा कि आसियान इंडिया के साथ ताल्लुकात को गहरे और मजबूत करने का पाबंद है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने 69वें रिपब्लिक डे के मौके पर कौम से खिताब किया। रिपब्लिक डे परेड के मौके पर दिल्ली में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर और मुल्क की दूसरी रियासतों में भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कश्मीर की बास तंजीमों ने रिपब्लिक डे को काले दिन के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। बात करते हैं पद्मावत तनाज़े की। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को रिलीज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की इजाजत के बावजूद हिंदू तंजीमों, खासतौर पर राजपूत तंजीमों ने अमलन इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया है और कई रियासतों में फिल्म की रिलीज के दिन भी जबरदस्त मुजाहरे किए, जिसके दौरान गुंडागर्दी, आगजनी और तोड़फोड़ के वाकयात पेश आए। मुसलसल दूसरे दिन हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और दूसरी रियासतों में गड़बड़ हुई। कई जगह फिल्म की नुमाइश रोक दी गई। गुड़गांव में एक स्कूल बस पर हमले के सिलसिले में 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बाद में उन्हें एक अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 14 दिन की हिरासत में दे दिया। पूरे मुल्क में इस वाक़े की मजम्मत की जा रही है। इस दौरान कार्नी सेना के लीडर अमू को गुड़गांव में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसने अदाकारा दीपिका पादुकोण को धमकी दी थी। एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूल बस पर कट्टर तंजीमों के हमले और गड़बड़ के वाकयात के बावजूद गुड़गांव में पद्मावत के ताल्लुक से काफी जोश खरोश देखा गया और लोग इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों में उमड़ पड़े। पुलिस ने किसी भी गड़बड़ को रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए। दिल्ली हाईकोर्ट ने पद्मावत के खिलाफ एक दरखास्त की सुनवाई से इनकार कर दिया और दरखास्त गुजार से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए। राजस्थान की एक तंजीम ने इस फिल्म को दिए गए सर्टिफिकेट को बर्खास्त करने की ख्वाहिश की थी। मरकजी हुकूमत ने पद्मावत मामले में दखल देने से इनकार कर दिया और कहा कि लॉ एंड ऑर्डर रियासत की जिम्मेदारी है। जुमेरात को पूरे मुल्क में, जैसा कि आप जानते हैं, पद्मावत रिलीज हुई। तमाम सिनेमा घरों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। कई मकामात पर कट्टर तंजीमों के अरकान को हिरासत में लिया गया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पद्मावत के खिलाफ बड़े पैमाने पर मुजाहरों की खबरें मिली हैं। कट्टर तंजीमों की तरफ से बाज़ जगह पद्मावत की रिलीज के खिलाफ बंद मनाया गया। गड़बड़ के वाकयात को रोकने के लिए गुजरात में नीम फौजी दस्तों को तलब कर लिया गया। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जिन ताकतों ने मुसलमानों को हलाक किया, दलितों को जलाया, अब वो हमारे घरों में घुस रहे हैं और हमारे बच्चों के पीछे पड़ गए। उन्होंने गुड़गांव में एक स्कूल बस पर हमले की मजम्मत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इंतशार की इन ताकतों के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए, क्योंकि अब लोग और ज़्यादा खामोश नहीं रह सकते। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रिपब्लिक डे के मौके पर एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने अपनी 40 मिनट की तकरीर के दौरान काफ़ी सख्त लबो लहजे में कहा कि यह हमारे लिए शर्म की बात है कि स्कूली बच्चों पर पथराव किया गया। केजरीवाल ने कहा कि इन लोगों को सख्त सजा देनी चाहिए, ऐसी सजा जो लॉर्ड राम ने रावण को दी थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने पद्मावत मामले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर तनकीद की। उन्होंने रिमार्क किया कि मोदी का 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ANI न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए असद ओवैसी ने कहा कि ये कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी की पकोड़ा पॉलिटिक्स है। वजीर आजम और उनकी पार्टी ने उन लोगों के आगे घुटने टेक दिए हैं जो एहतजाज कर रहे हैं और उनका 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों के लिए है। ये जो है ना, ये पूरी पकौड़ा पॉलिटिक्स हो रही है और जिनके पास नौकरी नहीं है वो बसेस जला रहे हैं। जो बच्चे स्कूल में बैठ के जा रहे हैं उनके बस पर पत्थर फेंक रहे हैं, शॉपिंग मॉल को जला रहे हैं, गाड़ी को जला रहे हैं। प्रधानमंत्री डावोस में कहते हैं रेड टेप निकाल दिया, रेड कारपेट डाल दिया, मगर यहाँ पर तो रेड कारपेट बिछाया गया इन लोगों के लिए कि आपके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, आप वायलेंस करिए, आपकी आस्था को हर्ट हो रहा है, आप रुकवा दीजिए। तो रेड कारपेट तो उनके लिए बिछाया जा रहा है। इन्वेस्टर की रेड कारपेट कहाँ पर है? जो लोग, जो मेन प्लेयर्स हैं जो वायलेंस कर रहे हैं, उनके लिए रेड कारपेट वेलकम दिया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हाँ, तो ये दोनों राजपूत हैं, ये दोनों राजपूत हैं। पार्टी बीजेपी और कांग्रेस हो सकते हैं और राजपूत हैं, तो इनकी सोच एक है और इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट हुआ है। और जब हम मुसलमान ये कहते हैं कि जो पर्सनल लॉ का जो आप जो बिल ला के लाए हैं, ट्रिपल तलाक का, उसमें कंसल्ट भी नहीं करती सरकार, एक कमेटी नहीं बनाती और उसको स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजाती और बुलडोज करती है। मगर इन राजपूतों के आस्था के लिए, उनकी रानी की इज्जत के लिए कमेटी बनाई जाती है, पिक्चर के सीनों कट किया जाता है, नाम तब्दील किया जाता है। और उस एक कोई आपने बताया कि उसमें एक सीन था जिसमें किसी एक खातून का जिस्म दिख रहा था, तो उसको कवर भी कर दिया गया। आखिर हम मोदी साहब से हम पूछना चाह रहे हैं कि आप राजपूतों की आस्था को देख रहे हैं, मुसलमानों की आस्था कहाँ गई? फिर
ये सबका साथ सबका विकास नहीं है। आप तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर तो सरेंडर हो चुके हैं राजपूतों के आगे। 56 इंच का सीना नहीं है, 56 इंच का सीना खाली मुसलमानों के लिए है। राजपूतों के आगे तो वो तो भीगी बिल्ली बने हुए हैं और उनको रेड कारपेट को दिए हैं कि जो चाहे कर लो, बच्चों की बस पे पत्थर फेंको, गुजरात में शॉपिंग मॉल जला दो, नाक काट दो। इस तरह की मोदी सर का 56 इंच कहाँ है? बीजेपी तो कमजोर पड़ गई, यहाँ पर भीगी बिल्ली की तरह पड़ चुकी है। इसीलिए ये लोग शेर बनकर सब तमाम हरकतें हो रही हैं। अरे भाई, मैंने बयान क्या दिया? मैंने तो यही डिफरेंस बताया। मैंने तो ये कहा कि हिंदुस्तान में कई ऐसे घराने हैं, मेल न्यूट्रिशन है अपने हमारे बच्चों का। मेल न्यूट्रिशन अगर आपके 200 रुपये है, मैंने कहा 200 रुपये खाना खिलाओ गरीब को जाकर, क्यों वक्त खराब करते? मैं तो सब पिक्चरों के बारे में कहा। मैं तो ये तो नहीं कहा ना कि जाकर पत्थर फेंको, जो मासूम बच्चे स्कूल में जा रहे हैं वो जला दो, नाक काट दो। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। सख्त सिक्योरिटी में पद्मावत रिलीज, कई जगह गड़बड़, स्कूल बस पर हमले के लिए 18 गिरफ्तार। मुसलमानों और दलितों के बाद बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है। गुड़गांव वाक़े पर केजरीवाल का सख्त बयान। क्या 56 इंच का सीना सिर्फ मुसलमानों के लिए है? असद ओवैसी का सवाल। अफरीन ऑपरेशन का खतरनाक मोड़, मनबिज में अमेरिका और तुर्की की फौजें आमने सामने। सीरिया बहरान को हल करने के लिए वियना में बातचीत। अपोजिशन ने कहा बशार हुकूमत संजीदा नहीं है। यरूशलेम मसला हल नहीं किया गया तो बहुत बड़ी तबाही आएगी। डाउस में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला की वार्निंग। लेबनान के लिए सबसे बड़ा खतरा इसराइल है, साद हरीरी का इल्जाम। कहा यहूदी मुल्क के पास फलस्तीनियों के साथ अमन के सिवा कोई रास्ता नहीं। नेतन्याहू पुतिन से मुलाकात के लिए मॉस्को जाएंगे। यरूशलेम, सीरिया और ईरान एजेंडे में शामिल। खातून एथलीट्स का जिनसी इस्तेहसाल करने पर अमरीकी डॉक्टर को 175 साल जेल की सजा सुनाई गई। ये थी आज की खबरें। हम शेजुल्ला फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।